बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और बेंजीन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे और फिर एंड पे बेंजीन के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम लेकर चलेंगे। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन और इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनिशियली जब ये कंपाउंड डिस्कवर हुए तो इनमें से ख़ास किस्म की खुशबू आती थी। जिस तरह से परफ्यूम्स के अंदर से खुशबू आती है उस तरह से ख़ास किस्म की खुशबू आती थी और लैटिन में फ्रेगरेंस को अरोमा कहते हैं। अरोमा का मतलब होता है फ्रेगरेंट। यानी ऐसी चीज़ें जिनसे खुशबू आती हो उनको अरोमा कहा जाता है। तो वहीं से इन कंपाउंड्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि इनके अंदर कार्बन भी मौजूद था, हाइड्रोजन भी मौजूद था, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, तो इसलिए इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह दिया गया। दूसरा, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये थी कि इनमें कार्बन टू हाइड्रोजन जो रेशियो है वो बहुत लो थी एज़ कम्पेयर टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इनमें कम थी। जिस तरह के हमें पता है कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो क्या बनती है? 1:1, यानी 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो इन कंपाउंड्स के अंदर जब ये डिस्कवर हुए तो देखा गया कि ख़ास किस्म की खुशबू आती है, उसी लिहाज से इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कह दिया गया। और इनके अंदर जो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो है वो भी लो थी एज़ कम्पेयर टू अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ और भी बहुत सारे जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड वो डिस्कवर हुए। तो इस चीज़ को नोट किया गया कि बहुत से ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनसे खुशबू नहीं आती और बहुत से ऐसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैं जिनसे खुशबू आती है। इसका मतलब है कि एरोमेटिक होने के लिए वो जो ख़ास किस्म की फ्रेगरेंस है उसका होना लाजमी नहीं है। तो फिर एरोमेटिसिटी जो टर्म है, जो एरोमेटिक टर्म है, इसको फ्रेगरेंट से या फ्रेगरेंस से चेंज करके इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के साथ अटैच कर दिया गया। क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। उनकी स्टेबिलिटी आम हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है वो भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनिशियली जो एरोमेटिक का लफ्ज़ था उसे फ्रेगरेंस के साथ अटैच किया गया, लेकिन बाद में इसको चेंज करके जो एरोमेटिक करैक्टर है वो इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के साथ अटैच कर दिया गया कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है, इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। फिर जो हायर एरोमेटिक कंपाउंड्स थे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा था, जिनमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा थे, जब उनको डीग्रेड किया जाता था, तोड़ा जाता था, तो जो मोस्टली जो उनका बेसिक यूनिट बनता था वो या तो बेंजीन था या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव बनता था। इसलिए बेंजीन को एज ए पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिडर किया गया और इनिशियली डिफाइन भी ऐसे किया गया कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होता है उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हालांकि बेंजीन रिंग के अलावा और भी बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक हैं, लेकिन इनिशियली इस चीज़ को नोट किया गया कि जब हायर हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो जो उनका लोअर यूनिट बनता है वो मोस्टली या तो बेंजीन होता था या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव होता था। इसलिए इनिशियल डेफिनेशन यही थी कि एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है, उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता था। अब बेंजीन रिंग होता क्या है? सबसे पहले तो उसकी आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। प्लेनर रिंग होता है जो कि 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, यानी एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो
तो इस लिहाज से जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो बनता है C6H6। एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का इस तरह से है, इस तरह से लिखते नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसको हम या तो इस तरह से लिखते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर को, बेंजीन के मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखा जाता है, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं, या इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर सर्कल बना देते हैं। इस तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं। यहाँ पे हर कॉर्नर एक कार्बन एटम को शो करता है, हर कॉर्नर। टोटल 6 कॉर्नर है तो 6 इसके अंदर कार्बन एटम है। और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना लाजमी नहीं होता, ये ऑब्वियस होता है। जो बंदा आपका पेपर चेक करता है उसको पता होगा कि ये बेंजीन का रिंग आपने बनाया हुआ है, हाइड्रोजन लगाना यहाँ पे लाजमी नहीं होता। तो इसको ऐसे लिखा जाता है बेंजीन रिंग को, या ऐसे लिखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, मतलब जिनके अंदर एक रिंग आता है, एक बेंजीन रिंग आता है, उनको मोनोसाइक्लिक कहा जाता है। या पॉलीसाइक्लिक भी हो सकते हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आते हैं, उनको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मोनोसाइक्लिक के अंदर फॉर एग्जांपल सिंपल बेंजीन, ये भी मोनोसाइक्लिक होता है। या इसका कोई डेरिवेटिव हम ले लें, डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको मिथाइल बेंजीन या टॉलिन कह दिया जाता है, ये भी मोनोसाइक्लिक की एग्जांपल है। इस तरह से अगर ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनोल इसको कह दिया जाता है। इस तरह से अगर ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको अमाइनो बेंजीन या इसको एनिलीन भी कह दिया जाता है। इस तरह से अगर ऊपर फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है, फॉर्माइल ग्रुप इस तरह से, तो इसको बेंजल्डिहाइड कह देते हैं। तो हर वो बेंजीन का डेरिवेटिव जो एक बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल होगा उसको हम मोनोसाइक्लिक कहेंगे। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आगे चल के जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे मैं आपको इनके नाम भी बताऊंगा, तो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। अगर हम पॉलीसाइक्लिक की बात करें, जैसा कि नाम से ऑब्वियस है, उसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे। अब जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आइसोलेटेड रिंग भी हो सकते हैं या फ्यूज्ड रिंग भी हो सकते हैं। आइसोलेटेड रिंग और फ्यूज रिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इस तरह से है, 2 रिंग्स हैं या 2 से ज़्यादा रिंग्स हैं और उनके दरमियान में कोई ग्रुप लगा हुआ है या वो एक सिंगल बॉन्ड के ज़रिए आपस में अटैच है, इसको बाईफिनाइल या डाईफिनाइल कहते हैं। इसको हम कहेंगे ये आइसोलेटेड रिंग है, क्योंकि दोनों रिंग्स अलग-अलग है, रिंग्स की आपस में फ्यूजन नहीं हुई। फ्यूजन का मतलब जो कार्बन एटम है वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये आइसोलेटेड की एग्जाम्पल है। इस तरह से आइसोलेटेड की अगर और एग्जाम्पल हम लिखें तो इस तरह से दरमियान में कोई ग्रुप भी हो सकता है, जिस तरह से ये वाला CH2 ग्रुप है और इसके साथ 2 बेंजीन रिंग इस तरह से अटैच हैं। इसको डाईफिनाइल मीथेन पढ़ते हैं, डाईफिनाइल मीथेन, ये भी आइसोलेटेड रिंग की एग्जांपल है। अगर हम फ्यूज्ड रिंग की बात करें तो फ्यूज्ड रिंग के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे, लेकिन वो आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। इस तरह से फ्यूज्ड का क्या मतलब होता है कि कोई से जो 2 कार्बन एटम हैं वो दोनों रिंग्स के लिए कॉमन होते हैं। जिस तरह से ये वाले 2 कार्बन एटम इस रिंग के लिए भी हैं, इस रिंग के लिए भी हैं, इनको कहा जाता है फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड रिंग। इस तरह से ये रिंग 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 भी हो सकते हैं, 3 भी ये रिंग हो सकते हैं इस तरीके से। ये सेकंड रिंग और तीसरा रिंग भी इनके साथ फ्यूज़ हो सकता है, ये थर्ड रिंग। इस तरह से फ्यूजन इस तरीके से भी हो सकती है, जो फ्यूजन है इन रिंग्स की वो इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे भी ये हो सकता है। अगर हम इनके नेम्स की बात करें तो वो भी आपने याद करने हैं। इसको नेफ्थलीन कहते हैं, नेफ्थलीन आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, नाम आपने याद रखने हैं। इसको एंथ्रासीन कहते हैं, एंथ्रासीन, और इसको फिनेंथ्रीन कहते हैं।
तो इनके नेम भी आपने याद रखने हैं। तो ये हो गई आइसोलेटेड रिंग की एग्जांपल, जिसमें जो बेंजीन रिंग है वो आइसोलेटेड है, दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी दरमियान में हो सकता है। और ये एग्जांपल्स हो गई फ्यूज रिंग की। तो इस तरह से हम इनकी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इंट्रोडक्शन में जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी, उनको आपने अच्छे से याद भी कर लेना है। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके नाम हम कैसे लिखते हैं। तो दो किस्म के हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, एक होगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड से क्या मुराद है और डाई सब्स्टिट्यूटेड से क्या मुराद है। हमें पता है कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, हर कार्बन के साथ। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का ये मतलब है कि इनमें से अगर किसी एक हाइड्रोजन को हम किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर दें, किसी भी दूसरे मिथाइल, इथाइल, नाइट्रो, सियानो किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो जो नई चीज़ बनेगी, जो नया कंपाउंड बनेगा, उसको हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सा भी जनरल हम ग्रुप ले लेते हैं X और किसी एक हाइड्रोजन को हम X के साथ रिप्लेस कर देते हैं, बाकी तमाम जगहों पे हाइड्रोजन ही मौजूद है, एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने एक कोई ग्रुप और ले आए, तो इसको हम कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे। डाई सब्स्टिट्यूटेड फिर क्या होगा, अगर हम 2 हाइड्रोजन्स को किसी दूसरे 2 ग्रुप्स के साथ रिप्लेस कर दें तो उसको हम कहेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। लाइक दिस, एक अगर यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा सब्स्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, या किसी भी तरीके से हो सकता है, एक सब्स्टेंट यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, कोई भी सब्स्टेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं सब्स्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पे XX लिखा, ये सेम सब्स्टेंट है, यहाँ पे XY लिखा तो ये डिफरेंट सब्स्टेंट है। पहले हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करेंगे और फिर हम करेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नॉमेनक्लेचर की। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो नॉमेनक्लेचर है वो स्पेशली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर में आगे चल के जो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे प्रिपरेशन के दौरान और बेंजीन के जो रिएक्शंस होंगे उनके अंदर जो डिफरेंट नेम्स इस्तेमाल होते हैं, अगर आपको इन कंपाउंड्स के नाम और इनके स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो आपको वो रिएक्शंस और वो प्रिपरेशन के मेथड समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो यहीं से आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे से याद करके जाना है, स्पेशली जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाले हैं। कुछ उनके स्पेशल नेम भी हैं और कुछ कॉमन नेम भी हैं, तो वो सारे जो नाम है आपने याद रखने हैं। पहले अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो नाम देने का जो तरीका है वो ये है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा हो, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हो, फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल लगा है तो शुरू पे हम लिख देंगे मिथाइल और नाम एंड कर देंगे बेंजीन के साथ, मिथाइल बेंजीन। इस तरह से अगर कोई और ग्रुप लगा हुआ है, जिस तरह से अगर लगा हुआ है NO2 तो इसको हम कहेंगे नाइट्रो ग्रुप है, तो शुरू पे हम लिख देंगे नाइट्रो और एंड करेंगे बेंजीन के साथ। इसी तरह से अगर लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो इसको कहेंगे अमाइनो, अमाइनो और एंड पे लगा देंगे बेंजीन। इसी तरह से अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, OH हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरह से कोई भी ग्रुप लगा हो, फॉर एग्जांपल इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और जो सब्स्टेंट लगा हुआ है वो इथाइल है, तो इसको हम कहेंगे इथाइल। शुरू पे ग्रुप का नाम लिख देंगे और एंड कर देंगे बेंजीन के साथ। ये तरीका होता है कॉमनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को नाम देने का। लेकिन कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके स्पेशल नेम हैं और ज़्यादातर वो स्पेशल नेम ही यूज़ होते हैं, उन्हीं नेम्स के साथ इनको पुकारा जाता है। तो उन नाम्स को और उनके स्ट्रक्चर्स को आपने स्पेशली याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये जिसको हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं, इसका स्पेशल नेम टॉलीन है, टॉलीन, ये आपने नाम इसका याद रखना है। इस तरह से
ये जो अमाइनो बेंजीन है इसको एनिलीन कहते हैं, इसका स्पेशल नेम एनिलीन है। हाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम जो है स्पेशल, इसको फिनोल कहते हैं। इसके अलावा अगर बेंजीन के ऊपर फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ है, फॉर्माइल ग्रुप, अच्छा अब यहाँ पे फॉर्माइल ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर बॉन्ड्स सही तरीके से शो करने हों तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, ये एक्चुअल इसके बॉन्ड हमने शो किए हुए हैं। इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये इसका स्पेशल नेम है, इसको याद रखना है। इसी तरह से अगर कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्साइल ग्रुप, अब कार्बोक्साइल ग्रुप को ऐसे भी लगा सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम पढ़ते हैं बेंजोइक एसिड, इसका स्पेशल नेम बेंजोइक एसिड है। इसी तरह से अगर बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हो SO3H, तो इसको पढ़ते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और एक और लास्ट, अगर बेंजीन के ऊपर इस तरह से कार्बोनाइल ग्रुप लगा हो तो इसको हम पढ़ते हैं एसिटाइल ग्रुप, इसको हम पढ़ते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। तो ये कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड की, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में जो डाई सब्स्टिट्यूशन है वो सिमिलर भी हो सकती है, वो डिफरेंट ग्रुप्स भी आ सकते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर हम सिमिलर की बात करें, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरह से एक यहाँ पे मिथाइल लगा है और दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है, या ये इस तरह भी हो सकता है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, और इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह भी एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखनी है ख़ास तौर पे कि अगर बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप मौजूद हो तो उस ग्रुप के लिहाज से बेंजीन की 3 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आगे डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर X, इसके लिहाज से बेंजीन की 3 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। ये जो बिल्कुल नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है इस ग्रुप के लिहाज से, इनको हम ऑर्थो कहते हैं, O से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली पोजीशन को मेटा कहते हैं, दोनों इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी, इनको मेटा कहते हैं। और लास्ट पे जो पोजीशन बचती है इसको पैरा कहते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इसको समझ लो कि अगर यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है तो इसके नेक्स्ट वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो होंगी, नेक्स्ट वाली ये वाली और ये वाली, उसके बाद वाली दोनों पोजीशन मेटा होंगी और लास्ट वाली पोजीशन क्या होगी, पैरा होगी। यानी बेंजीन के ऊपर अगर एक सब्स्टेंट मौजूद है तो उसके लिहाज से बेंजीन की 3 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाली ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाली मेटा और लास्ट वाली जो एक पोजीशन बचती है वो पैरा होती है। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसको ज़ाइलीन कहते हैं, इसका जो नेम है वो ज़ाइलीन है जब बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो पे हैं। ये देखो फॉर एग्जांपल इसको फिक्स कर लो, इसके लिहाज से ये पोजीशन ऑर्थो बनती है, या इसको फिक्स कर लो, इसके लिहाज से ये पोजीशन ऑर्थो बनती है। जैसे मर्जी इसको समझ लो कि ये सब्स्टेंट लगा हुआ है, ये पोजीशन ऑर्थो है, या ये सब्स्टेंट लगा हुआ है, ये पोजीशन ऑर्थो है। क्योंकि दोनों मिथाइल हैं तो किसी को भी फिक्स कर लो, इसको फिक्स कर लो या इसको फिक्स कर लो, इसको 1 कह लो या इसको 1 कह लो, ये आपकी मर्जी है। तो एक दूसरे के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो इसको हम लिखते हैं ऑर्थोज़ाइलीन, ऑर्थोज़ाइलीन। ये एक दूसरे के लिहाज से मेटा पोजीशन पे हैं। यहाँ से अगर देखें ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा, अगर इसको देखें इसके लिहाज से ये ऑर्थो है, ये मेटा, तो इसको हम पढ़ेंगे मेटाज़ाइलीन। और ये जो है एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजीशन पे है तो इसको पढ़ेंगे पैराज़ाइलीन। या इसको 1-2 के लिहाज से भी लिख सकते हैं, 1-2 के लिहाज से भी इसको लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको फिक्स कर लो, इसकी पोजीशन 1 कर लो,
इसकी पोजीशन रिंग के ऊपर 1 कर लो या इसकी 1 कर लो, आपकी मर्जी है, दोनों मिथाइल हैं, जिसको मर्जी 1 कंसिडर कर लो। इसकी पोजीशन 1 कंसिडर कर लो। 1 कंसिडर करते हुए अब हमने रिंग की काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग करते हुए हम उस साइड को जाते हैं जिस साइड को दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होता है। काउंटिंग करते हुए हम इधर को भी आ सकते हैं 2 3 4 5 6, लेकिन रूल ये कहता है कि काउंटिंग करते हुए हमने उस साइड को जाना है जिस साइड को दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। तो इसको 1 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 पोजीशन, ये 4, ये 5, ये 6। एक मिथाइल ग्रुप 2 पे है, एक मिथाइल ग्रुप 1 पे है, तो इसको हम कहेंगे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पे देखो किसी एक मिथाइल ग्रुप को फिक्स कर लो, इसको मैं 1 कह देता हूँ। अब काउंटिंग करनी है, उस साइड को जाना है जिस साइड को दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर इसको 1 करते तो फिर ये 2, ये 3, फिर भी यही बनना था। तो इसको पढ़ते हैं 1,3 डाई मिथाइल। एक मिथाइल 1 पे है, एक 3 पे है, 2 मिथाइल ग्रुप हैं डाई मिथाइल, और एंड पे क्या लगा देंगे, बेंजीन। इसी तरह से अगर इसको देखें तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, डाई मिथाइल बेंजीन। नहीं जी, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन के बारे में, 1 2 कैसे काउंटिंग करते हैं, तो आप डाई सब्स्टिट्यूशन वाले जो हैं उनके नाम इजीली जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से आपके सामने कोई कंपाउंड आ जाए इस तरह से, तो आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखो, तो 2 तरीके से नाम बन सकता है। ऑर्थो मेटा पैरा के लिहाज से भी लिख सकते हैं या 1 2 के लिहाज से भी लिख सकते हैं। ये पोजीशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ये पोजीशन इसके लिहाज से ऑर्थो, ये मेटा, ये क्या हो जाएगा, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन भी से पढ़ सकते हैं, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। मेटा डाई नाइट्रो का मतलब है कि दोनों नाइट्रो ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से मेटा पोजीशन पे हैं, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। या इसको लिख देता हूँ मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। अगर 1 2 के लिहाज से लिखना हो, 1 2 के लिहाज से, तो फिर क्या बन जाएगा 1,3 डाई नाइट्रो, 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से आप इनके जो नेम है वो लिख सकते हैं। इस तरह से वो आपसे कहता है कि पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन का फार्मूला लिखो, पैरा डाई नाइट्रो। तो एक नाइट्रो ग्रुप आप जिस मर्जी पोजीशन पे लगा लें, यहाँ पे लगा लिया। अब दूसरा इसके लिहाज से पैरा पोजीशन पे लगाना है। देखो ये वाली ऑर्थो पोजीशन दोनों, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये वाली मेटा पोजीशन दोनों, और ये वाली पैरा। तो दूसरा ग्रुप हम यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा नाइट्रो ग्रुप, ये बन जाएगा पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दे के वो आपसे नाम पूछ सकता है, या वो आपको नाम दे के कह सकता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऑर्थोजाइलिन बनाओ या मेटाजाइलिन या बनाओ या पैराजाइलिन, या 1 2 करके भी पूछ सकता है। दोनों तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं, फिर हम कैसे नाम देंगे। फिर हमने एक सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से पेरेंट नेम सेलेक्ट करना होता है, और पेरेंट नेम हमने प्रायोरिटी देख के सिलेक्ट करना होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कार्बोक्साइल ग्रुप की, फिर उसके बाद सियानो ग्रुप आता है, फिर उसके बाद फॉर्माइल ग्रुप आता है, फिर उसके बाद आता है जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनाइल या एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जी हाइड्रोक्सल ग्रुप, फिर उसके बाद आता है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। फिर उसके बाद आता है अमाइनो ग्रुप के बाद कौन सा ग्रुप आता है जी, ये आता है अमाइनो ग्रुप के बाद OR। इस ग्रुप को पढ़ते हैं अल्कऑक्सी। अल्कऑक्सी, यहाँ पे मिथाइल होगा तो मिथॉक्सी पढ़ेंगे, इथाइल होगा तो इथॉक्सी पढ़ेंगे, अल्कऑक्सी ग्रुप पढ़ते हैं, अल्कऑक्सी ग्रुप, ठीक है। और लास्ट में आता है अल्काइल ग्रुप। कोई भी मिथाइल इथाइल इस तरह का हो, सबसे कम प्रायोरिटी अल्काइल ग्रुप की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इस तरह से आती है, COOH ग्रुप लगा हुआ है और साथ उसके लगा हुआ है OH ग्रुप, वो कहता है इसका नाम लिखो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, पेरेंट ग्रुप कौन सा है। तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इस कार्बन को हम नंबर 1 कार्बन लेंगे,
ये फिक्स हो गया, यहाँ पे इस कार्बन को नंबर 1 लेंगे। जब सेम ग्रुप होते हैं तो इसको नंबर 1 ले लो, इसको ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब डिफरेंट ग्रुप आएंगे तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको हम नंबर 1 लेंगे। जब इसको नंबर 1 ले लिया तो जो पेरेंट नेम होगा वो भी इसी के लिहाज से लिखेंगे। COOH ग्रुप जब ऊपर लगा होता है तो उसका पेरेंट नेम जो बनता है बेंजोइक एसिड। इसका मतलब इसका जो पेरेंट नेम होगा वो बेंजोइक एसिड होगा। अब ये जो OH है इसको एज ए सबस्टेंट ट्रीट करेंगे कि यहाँ पे ये सबस्टेंट लगा हुआ है। रिंग की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी और पेरेंट नेम मैंने आपको क्या बताया था, बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर इस तरह से कोई कंपाउंड आ जाए, OH ग्रुप लगा हुआ है और साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप। अच्छा, ऑर्थो मेटा के लिहाज से भी लिख सकते हैं। अब इसके लिहाज से क्योंकि ये पेरेंट नेम है, इसके लिहाज से ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हैं, ये मेटा है, मेटा पे लगा हुआ है तो मेटा हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम लिखना है तो प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, अमाइनो ग्रुप की प्रायोरिटी कम है, तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। पेरेंट नेम क्या बन जाएगा, जब OH ग्रुप लगा होता है तो पेरेंट नेम क्या होता है, फिनोल स्पेशल नेम लिखना है, ठीक है, जो स्पेशल नेम है वो यूज़ करते हैं, फिनोल। और इसकी पोजीशन क्या है, 3, तो 3 इमाइनो फिनोल। या इसको ऑर्थो मेटा के लिहाज से लिखना हो तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, तो मेटा अमाइनो फिनोल बन जाएगा। इस तरह से जब डिफरेंट सबस्टेंट आएंगे तो फिर आपने प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखना है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पेरेंट नेम उसके लिहाज से बनेगा और दूसरा जो होगा वो एज ए सबस्टेंट कंसिडर होगा। लास्ट 1-2 बातें, अगर 2 ऐसे ग्रुप आ जाएं जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है तो फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली देखना है। जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको हम पोजीशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। एक एग्जांपल इसकी भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो इस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, एक नाइट्रो लगा हुआ है और एक लगा हुआ है आइडो, ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं। अब ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं है तो इसको कैसे नाम देंगे, ये नाइट्रो ग्रुप है और ये आइडो ग्रुप है। आपने देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा बाद में आता है, अल्फ़ाबेटिकली आइडो बाद में आता है या नाइट्रो, N बाद में आता है या I बाद में आता है। जो बाद में आता है उसको पोजीशन 1 कंसिडर करेंगे तो ये पोजीशन 1 हो जाएगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो नाम बन जाएगा 3 नाइट्रो आइडोबेंजीन, 3 नाइट्रो आइडोबेंजीन। 1 आइडो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियस है कि ये अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है तो ये 1 पे ही होगा। इसकी पोजीशन बता देनी है, 3 नाइट्रो आइडोबेंजीन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम उन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नाम लिखते हैं जो प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद नहीं है। और एक लास्ट बात कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप मौजूद हो जिसके लिहाज से स्पेशल नेम बनता हो तो हमने स्पेशल नेम वाले को एज ए पेरेंट नेम लिखना है, हमने स्पेशल नेम वाले को एज ए पेरेंट नेम लिखना है। एक एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब मिथाइल ग्रुप के लिहाज से हमें पता है स्पेशल नेम बनता है, हमने यहाँ पे लिखा था टॉलिन, तो अब हमने इसी को टॉलिन को ही एज ए पेरेंट नेम लेना है और इसको नंबर 1 पोजीशन देनी है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो हम इसको लिखेंगे 3 नाइट्रो और पेरेंट नेम क्या होगा, टॉलिन। तो ये कुछ बेसिक रूल थे जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स को नाम देते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर स्पेशली आपने याद रखना है। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वाले डाई वाला भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे और प्रिपरेशन के मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नाम इस्तेमाल होंगे। अगर आपको यहाँ पे याद करके जाएंगे तो जैसे ही वहाँ पे नाम आएगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है।
तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, और जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश हो कमेंट करके बताया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।